हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त महावीर हाजिर हूँ आपके अपने चैनल जीके क्विज़ में लेके आज का नया टॉपिक संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस टॉपिक को डिस्कस करने के बाद हम चलेंगे क्वेश्चन एंड आंसर क्विज़ पर, जहाँ मैं डिस्कस करूँगा जीके के टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उसके बाद आपको उसके आंसर जो हैं वो कमेंट सेक्शन में देने हैं और बताना भी है कि कितने आपके सही हुए, कितने हुए गलत। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो और बेल आइकन भी दबा दो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की। देखिए दोस्तों, विश्व में जो है 20वीं शताब्दी में 1914 से लेकर 18 तक पहला विश्व युद्ध हुआ। उसके बाद 1939 से लेके 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध भी हुआ। विश्व युद्ध में पूरी दुनिया के लगभग सभी देशों ने बहुत ही जन धन की हानि जो है झेली। बहुत ही जो विकसित देश थे वो भी पीछे चले गए, जो विकासशील थे वो तो और भी बर्बाद हो गए। जिन देशों की अर्थव्यवस्था थोड़ी बहुत ठीक थी या जैसी भी थी, सारी की सारी मोस्टली जो है बर्बाद हो गई। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए दुनिया के जो मोस्ट पावरफुल देश थे, जो द्वितीय विश्व युद्ध में विजेता भी रहे थे, उन्होंने अगुवाई करते हुए डिसाइड किया कि हम लोग एक ऐसा संघ बनाएंगे जो कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने दे और ये जैसी जन धन और माल की हानि जो हुई है वो ऐसी दोबारा से ना हो। इसके लिए क्या किया कि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र यानी संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर 50 देशों के जो नेता थे उन्होंने हस्ताक्षर किए। इसका जो मूल उद्देश्य था वो ये था कि फिर से कभी भी विश्व युद्ध ना हो, विश्व में शांति बनी रहे, सभी लोग विकास की ओर अग्रसर रहें। इससे पहले भी एक संगठन बना था, ये तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद की। जब पहला विश्व युद्ध हुआ था तो उसके बाद 1929 में राष्ट्र संघ नाम से एक संगठन बना था, इसी उद्देश्य से कि विश्व में शांति बनी रहे, कानून बना रहे, कोई जन धन की हानि न हो। लेकिन जर्मनी की जो नीतियाँ थी वो इसके बिल्कुल उल्टी थी। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, फिर फ्रांस पर भी किया। तो अब सब देखो दोस्तों, कोई ऐसा तो है नहीं कि जो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। तो बाकी देशों ने इसका विरोध किया और धीरे धीरे ये जो है द्वितीय विश्व युद्ध की यहाँ से शुरुआत हो गई। तो ये जो 1929 में राष्ट्र संघ बना था वो अनसक्सेसफुल रहा। उसके बाद क्या हुआ कि अब संयुक्त राष्ट्र संघ बनाने की जब बारी आई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो उसकी शुरुआत जो है सैन फ्रांसिस्को में 25 अप्रैल 1945 को हुई। 25 अप्रैल को जो है दोस्तों 50 देशों के जो सदस्य थे उन्होंने एक बैठक की और उस बैठक में निर्णय लिया गया कि 26 जून को जो 26 जून 1945 को एक चार्टर लाएंगे और उस पर जो जो देश के जो सदस्य हैं वो हस्ताक्षर करेंगे वो उसमें शामिल माने जाएंगे। तो 26 जून 1945 को यूएन चार्टर पर 50 देशों ने हस्ताक्षर कर दिए और उसके कुछ ही दिन बाद 51वां देश जो पोलैंड था उसने भी अपनी तरफ से हस्ताक्षर कर दिए। और ये डिसाइड हुआ 26 जून को कि 24 अक्टूबर 1945 से ये जो संघ है संयुक्त राष्ट्र संघ वो इफ़ेक्टिव हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई तो 25 अप्रैल या 26 जून नहीं है, इसकी सही तारीख रहेगी 24 अक्टूबर 1945, क्योंकि 26 जून को चार्टर आया था। अगर आपसे कोई पूछे कि चार्टर पर कब हस्ताक्षर हुए तो वो 26 जून 1945 की तारीख थी। तो 24 अक्टूबर को संघ बन गया संयुक्त राष्ट्र का और भारत जो है इसके संस्थापक सदस्यों में से एक था। ठीक है, इनिशियली शुरुआत से ही भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में जुड़ा हुआ है। अब इसकी बात करें कार्यप्रणाली वगैरह की, या ये क्या करता है, तो दोस्तों ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व की शांति के लिए काम करना है। और भी इसके सारे काम है, जैसे कोई किसी देश में भूखमरी ज़्यादा है, कहीं युद्ध हो रहा है, कुछ दो देशों के बीच में कुछ आनन फानन चल रही है, युद्ध जैसी हालात है, तो वहाँ पे इंटरफेयर करना, भूखमरी से लोगों को बचाने के लिए सपोर्ट करना, खाना पहुँचाना, दवाइयाँ बांटना, ये सारा का सारा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ करता है। इसके लिए इन्होंने काफ़ी सारी, इसके 6 भाग तो है ही है, मैं आगे डिस्कस करूँगा वीडियो में 6 भाग कौन कौन से हैं। उसके अलावा भी इसने कुछ स्वतंत्र संस्थाएं बना रखी है, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ। तो ये सब स्वतंत्र संस्थाएं हैं जो इसके अंडर में काम करती हैं और ये लुकआउट करती है, ध्यान देती है कि किस देश में भूखमरी है, वहाँ किस देश में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, वहाँ पे हेल्प करना। ठीक है दोस्तों, और इस संघ में जो है जितने भी मेंबर हैं
वो सारे के सारे अपनी तरफ से अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से फंड देते हैं। भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल बजट का 1% हिस्सा भारत भी देता है। हालांकि ये बहुत कम है, लेकिन भारत अभी विकासशील देश है तो उसके हिसाब से ठीक ठाक ही है। सबसे ज़्यादा बजट दोस्तों इसमें देता है अमेरिका, इसीलिए वो दादागिरी भी करता रहता है। अब बढ़ते हैं आगे। अब इसके अंग और इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर मुख्यालय है वो है दोस्तों न्यूयॉर्क में। इसके सदस्य है 193 देश, 193 देश इसके सदस्य हैं। 2011 तक 192 थे। फिर साउथ सूडान यानी कि दक्षिणी सूडान जो है वो इसका 193वां सदस्य बना। इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, आधिकारिक भाषाएं 6 हैं। देखिए इसमें अभी देखो नीचे आपको मैंने बता रखा है कि इससे आगे बताऊंगा कि इसके जो हैं 5 स्थायी सदस्य हैं, 5 स्थायी सदस्य देश हैं। तो जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, उनमें से 4 लैंग्वेज जो हैं 5 स्थायी सदस्य देशों की ही है। जैसे अंग्रेजी जो है ब्रिटेन और यूएसए की है, चीनी चाइना की है, रूसी जो है रशिया की है, और फ्रेंच जो है फ्रांस की है। ये 4 देश जो हैं इनकी भाषाएं जो हैं वो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज में शामिल की गई है। और 2 और भाषाएं अरबी और स्पेनिश जो हैं इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज में शामिल है। यानी टोटल 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। अब बात करें इसके प्रथम महासचिव की, तो वो रहे थे दोस्तों त्रिग्वे ली। और अभी के महासचिव की बात करोगे तो वो एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो कि पुर्तगाल से हैं। ठीक है। महासचिव का जो कार्यकाल रहता है वो रहता है 5 साल के लिए। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। और इसका जो चुनाव होता है महासचिव का वो करती है महासभा। आगे और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अभी ये देखो संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 6 अंग यानी 6 भाग कौन कौन से। सबसे पहला तो बात करोगे तो वो है महासभा, ये। दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक और सामाजिक विकास परिषद, चौथा जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। उसके बाद आता है न्यास परिषद, और उसके बाद जो आता है वो आता है सचिवालय। ठीक है दोस्तों, तो अब डिस्कस करेंगे तरीके से कि महासभा क्या है, सुरक्षा परिषद क्या है, और बाकी जो भी है इन सब क्या है, इनकी क्या कार्य रहती है, कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो सब। शुरू करते हैं महासभा यानी कि जनरल असेंबली से। इसको विश्व की लघु संसद भी बोलते हैं, मिनी पार्लियामेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको पता होगा हमारे देश में भी जैसे पार्लियामेंट है वो क्या काम करती है, जितने भी रूल्स रेगुलेशंस नियम कायदे संशोधन जो भी होता है सब की सब संसद बनाती है। तो सेम इसी तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ में जितने भी रेगुलेशंस हैं या जो पॉलिसीज़ बनती हैं वो सब की सब महासभा में बनते हैं। महासभा के सदस्य कितने हैं? जितने सारे देश हैं 193 सदस्य देश, वो सारे के सारे महासभा के सदस्य हैं, और ये सब मिलकर मेजॉरिटी से कोई भी पॉलिसी बनाते हैं। ठीक है दोस्तों। अब महासचिव का जो चुनाव होता है, जैसा मैंने बताया था, वो महासभा करवाती है और वो 5 साल तक इफेक्टिव रहता है। और एक बात, 2 महासचिव ऐसे हैं जो अभी तक 2 बार महासचिव रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों, एक तो दक्षिण कोरिया के बान की मून और दूसरे घाना के कोफी अन्नान, ये याद रखना आप। अब महासभा के और भी काम होते हैं, जैसे कि जब सुरक्षा परिषद जो इसका एक और अंग है सिक्योरिटी काउंसिल, वो सिफारिश करता है कि अगर किसी नए देश को सदस्य बनाना है तो फिर महासभा क्या करती है, उसके लिए पोलिंग करवाती है अपने सदस्यों में, और मेजॉरिटी जब आ जाती है तो उस देश को भी इसका सदस्य स्वीकार कर लिया जाता है। अब सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य होते हैं, कितने सदस्य होते हैं अस्थायी? 10 सदस्य होते हैं। उनका चुनाव जो होता है 2 साल के लिए जो होता है वो महासभा करवाती है। यानी मोस्टली जो जितने भी चुनाव होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में, या जो इलेक्टेड पोस्ट होती है, वो सारी की सारी, वो सारा का सारा जो काम होता है वो महासभा ही करवाती है। चाहे महासचिव का चुनाव हो, चाहे अस्थायी सदस्य देशों का चुनाव हो, या अभी आप आके देखोगे जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है उसमें 54 देश एट ए टाइम सदस्य रहते हैं। ठीक है। और उन सदस्य देशों का चुनाव भी महासभा करवाती है। तो इसका मतलब ये है कि महासभा जो है मोस्टली एक बड़ा रोल निभाती है संयुक्त राष्ट्र संघ में, सारे तरह के चुनाव करवाती हैं, पॉलिसीज़ बनाती हैं, और
नए सदस्य देशों को शामिल करना है कि नहीं करना है ये भी डिसाइड करती हैं। अब इसकी जो बैठक होती है वो हर वर्ष सितंबर में होती है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे भाग सचिवालय की बात करें तो सचिवालय जो दोस्तों ये जो है ये एक प्रशासनिक इकाई है। प्रशासनिक इकाई मतलब महासभा ने पॉलिसीज़ बना तो दी, लेकिन उन पॉलिसीज़ को लुक आफ्टर कौन करेगा, उनको लागू कौन करवाएगा, ये कौन देखेगा कि पॉलिसीज़ से क्या क्या काम हो रहा है, क्या क्या कमियां निकल रही है, कितना पैसा लग रहा है, क्या है, ये सब का सब सचिवालय देखेगा। जो महासचिव होता है वही सचिवालय का हेड होता है और संयुक्त राष्ट्र संघ का भी वही हेड होता है। यानी कि जो सचिवालय और संयुक्त राष्ट्र संघ दोनों का ही एक ही हेड होता है और वो महासचिव होता है। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट तैयार किया जाता है वो भी सचिवालय में बैठे हुए लोग ही तैयार करते हैं। अब तीसरे भाग यानी सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं। इस सिक्योरिटी काउंसिल को जो है दोस्तों विश्व का पुलिसमैन ऑफ वर्ल्ड भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? पुलिस वाला क्या करता है? सुरक्षा और शांति देखता है। अब भले ही देखे नहीं देखे लेकिन काम उनका यही है। तो सुरक्षा परिषद भी यही करती है। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामले हैं या विश्व में शांति का कोई एजेंडा देखना है कि कहाँ पे दुनिया के दो देशों में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, शांति सेना भेजनी है या क्या करना है, दखल देना है कि नहीं देना, ये सब के सब सुरक्षा परिषद तय करती है। इसीलिए इसको पुलिसमैन ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है। इसके जो सदस्य हैं वो टोटल 15 होते हैं। 15 में से 5 स्थायी और 10 जो है वो अस्थायी होते हैं। अब 5 स्थायी सदस्य जो है वो तो परमानेंट ही है, जब से बने हैं तब से है। उनको ऐसा नहीं है कि चुना जाएगा या बीच में हटा देंगे, ऐसा नहीं है। वो हमेशा ही रहेंगे इसके सदस्य सुरक्षा परिषद के, ठीक है। और इनको P5 यानी परमानेंट 5 भी बोला जाता है, 5 स्थायी सदस्यों को, या बिग 5 भी बोला जाता है। ये कौन कौन से हैं? तो ये है दोस्तों चाइना, रशिया, अमेरिका, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम, या आप ब्रिटेन, इंग्लैंड कुछ भी बोल दो, वही है। इन 5 देशों को जो है वीटो पावर भी होता है। वीटो पावर क्या होता है कि यानी कि कोई भी सुरक्षा का मामला है, शांति का मामला है, या कोई ऐसा मामला है जहाँ पे इनको सुरक्षा परिषद को हाथ डालना है, तो मान लीजिए कि जो ये 15 सदस्य हैं इसमें से 14 सदस्यों ने तो हाँ भर दी, ठीक है, और ये 5 स्थायी सदस्यों में से कोई एक सदस्य मुकर गया कि नहीं भाई मैं इसके खिलाफ हूँ, तो वो अध्यादेश, वो पॉलिसी पारित नहीं हो सकती। मतलब इन 5 स्थायी सदस्यों को जो है बहुत ज़्यादा पावर दे रखा है। इन 5 में से कोई भी एक भी अपनी मनमानी कर सकता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वीटो का अगर बात करें तो किसने यूज़ किया है, तो वो रशिया है। रशिया ने अब तक 8 बार वीटो का यूज़ किया है। और अब बात करते हैं 10 अस्थायी सदस्य देशों की। तो अस्थायी सदस्य जो देश होते हैं वो 2 साल के लिए निर्वाचित होते हैं। उनका निर्वाचन करता है महासभा, और ये मोस्टली अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर पे चुने जाते हैं। देश A to Z जो कंट्रीज़ होती है नाम पे, उस हिसाब से 2-2 साल के लिए इनको चुना जाता है। भारत जो है अब तक 8 बार इसका अस्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद का रह चुका है। अभी भी चल रहा है, 2020-21 में भी जो है इसका अस्थायी कार्यकाल चल रहा है भारत का। अब और क्या करती है, जो स्थायी मामलों में, सुरक्षा मामलों में, शांति मामलों में तो उत्तरदायी हो ही गई है। अब अगर मान लीजिए 193 देश है और कोई देश है जो इसका सदस्य बनना चाहता है, तो सुरक्षा परिषद जो है उसका मुआयना करेगी कि भाई क्या ये एलिजिबल है कि नहीं है, शर्तें मान रहा है कि नहीं मान रहा है वो देश। उस हिसाब से अगर सब ठीक लगता है तो उस देश का जो नाम है वो महासभा को फॉरवर्ड करेगी। फिर जो है महासभा बहुमत के हिसाब से उसको सदस्य बनाना है कि नहीं बनाना है वो डिसाइड करेगी। तो नए सदस्य का पंजीयन जो है उसके लिए नाम भेजने का काम सुरक्षा परिषद करेगी। अब बात करते हैं आर्थिक और सामाजिक परिषद की। आर्थिक और सामाजिक परिषद के जो सदस्य रहते हैं वो रहते हैं दोस्तों 54। अब 54 एट ए टाइम रहते हैं, मतलब 193 में से 54 सदस्य रहेंगे, और वो जो है कौन से 54 रहेंगे उनका चुनाव महासभा के द्वारा होता है, और वो 54 सदस्य 3 साल के लिए चुने जाते हैं। और जो अध्यक्ष रहेगा उसका सिर्फ 1 साल ही कार्यकाल रहेगा। इसका 54 सदस्यों पर 54 सदस्य देश जो हैं उसका एक अध्यक्ष 1 साल के लिए बनेगा। और जैसे
महासभा की हर साल बैठक जो है सितंबर में होती है, वैसे इसकी जो है हर साल जुलाई में 4 हफ्ते तक बैठक चलती है, लगभग पूरा जुलाई ही चल जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो होता है दोस्तों, उसका काम है विश्व में कोई दो देश है, ठीक है, उनके बीच में कुछ अफरा तफरी हो गई टेरिटरी को लेके, बाउंड्री को लेके, या मान लीजिए समुद्री सीमा को लेके, किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा टॉपिक आ गया कि दो देशों के बीच में बन ठन गई है, तो वहाँ पे वो दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की शरण में जाकर न्याय मांग सकते हैं, अपने अपने फैक्ट रखेंगे, फिर न्यायालय जो है जो सही रहेगा उस हिसाब से जज न्याय दे देगा। अब बात करते हैं इसके मुख्यालय की। मुख्यालय इसका है हैग में, नीदरलैंड में। और जज जो रहते हैं इसके, टोटल जज 15 रहते हैं और हर जज का कार्यकाल 9 साल के लिए रहता है। अब जो है आगे बात करते हैं, ये जो संस्थाएं हैं कुछ, इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैं छोड़ दिया था। महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही थी? वो विजय लक्ष्मी पंडित थी, जो कि भारतीय थी। तो ये एक बहुत ही प्राउड की बात है दोस्तों, इसको याद रखना है। ये महासभा की अध्यक्ष थी, न कि महासचिव थी संयुक्त राष्ट्र संघ की। तो अब आगे बढ़ते हैं। और अब ये जो संस्थाएं, ये WTO, IMF, WHO, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की स्वतंत्र संस्थाएं हैं, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है, स्थापना 1995 में हुई थी 1 जनवरी को। इसका काम क्या रहता है कि जितने भी इंटरनेशनल व्यापार होते हैं देशों के बीच में, उनके लिए कुछ पॉलिसीज़ बनाता है और व्यापार में सुगमता के लिए भी ये मदद करता है। सुविधाएं क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या कमियां आ रही है, उन पे निगरानी भी रखता है। तो ये सब काम विश्व व्यापार संगठन का है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और इसकी स्थापना भी 1945 में हुई थी, 1945 में। इसका काम दोस्तों, मोस्टली इसका जो मेन इंपॉर्टेंट काम है वो वित्तीय स्थिरता बनाए रखना, यानी कि दुनिया में वित्तीय अफरा तफरी का माहौल नहीं बन जाए, और आर्थिक विकास में सहयोग भी ये करता है, और गरीबी जो है दूर करने में भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सहायता करता है, विश्व में गरीबी दूर करने में। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय रहेगा जिनेवा में, वही जहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है, वहीं पे WHO का भी मुख्यालय है। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है दोस्तों, जहाँ भी जिस भी देश में स्वास्थ्य संबंधी कम होती है सेवाएं, या लोगों को कोई महामारी फैल गई है या कुछ ऐसा हो गया है, वहाँ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अपना कार्य करता है, अपनी टीम भेजता है और लुक आफ्टर करता है। अब बात करते हैं आज के GK के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। शुरुआत करेंगे, लेकिन प्लीज़ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और देख रहे हो तो कर लो यार, ठीक है, बहुत मेहनत लग रही है। तो किस राज्य के नागा खीरा को GI टैग दिया गया है? अब बताइए। ऑप्शंस हैं आपके, A मेघालय, B नागालैंड, C गुजरात, या D अरुणाचल प्रदेश। तो सही जवाब इसका दोस्तों रहेगा नागालैंड। नागा से ही नागालैंड हो गया, नागा खीरा नागालैंड में पाया जाता है। अब GI टैग होता क्या है? GI टैग होता है दोस्तों ग्राफिकल इंडिसेस बोलते हैं इसको। मतलब किसी फिक्स भौगोलिक प्रदेश में कोई वस्तु पाई जाती है, वो उसी एरिया में पाई जाती है, तो उसके लिए उसको दिया जाता है कि भाई ये यहाँ का स्पेशल है, अलग से दिया जाएगा। वहाँ पे जो है उस चीज़ का व्यापार करने में भी उस एरिया के लोगों को कुछ पर्सनली अलग से रिकमेंडेशन दी जाती है। अब भारत में जो है सबसे पहला GI टैग किसको दिया गया था? तो वो दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को, ये याद रखने की बात है। अरुणाचल प्रदेश जो है उसको उगते सूर्य का देश कहा जाता है। इसको उगते सूर्य का देश क्यों कहा जाता है? आप अगर मैप में देखोगे तो जो है ये सबसे पश्चिम में है भारत के, और सूरज किधर से उगता है? पश्चिम से, तो इसीलिए इसको उगते सूर्य का देश कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश से लेकर राजस्थान तक में जो सूर्योदय का जो डिफरेंस है वो 1.5 घंटे का हो जाता है। वहाँ पे जितना सूर्य जिस भी टाइम उगे उसके लगभग 1.5 घंटे के बाद ही राजस्थान में सूरज उगता है। अब दूसरा सवाल, हाल ही में चक्रवर्ती तूफान गुलाब ने किस राज्य में नुकसान पहुंचाया? तो ये तो ऑप्शंस जहां इसके रहेंगे आपके पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या उड़ीसा।
मुझे लगता है इसका उत्तर आप लोगों को पता होगा, उड़ीसा ही है। मोस्टली जब भी चक्रवाती तूफान आते हैं उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र यहीं पे हिट करते हैं। जो है ये गुलाब जो तूफ़ान है वो बे ऑफ बंगाल से उठा था। अब आप कमेंट सेक्शन में ये बताओ आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है या कौन सी है। वर्ल्ड रेबीज़ डे कब मनाया गया? अभी हाल ही में मनाया गया था। ऑप्शंस हैं आपके ए 24 सितंबर, बी 25 सितंबर, सी 27 सितंबर या डी 28 सितंबर। सही जवाब रहेगा दोस्तों इसका डी 28 सितंबर। अब वर्ल्ड रेबीज़ डे जो मनाया गया था दोस्तों, इसका एक थीम भी रखा गया था। जितने भी बड़े बड़े ये डे मनाए जाते हैं ना, इनके मोस्टली एक थीम होती है, ठीक है। तो वो थीम क्या रही थी? वो थी रेबीज़ फैक्ट्स नॉट फियर। रेबीज़ फैक्ट्स नॉट फियर, ये थीम थी इसकी। अब वर्ल्ड रेबीज़ डे जो है दोस्तों, ये आपने देख लिया कि रेबीज़ डे होता है। रेबीज़ होता क्या एक्चुअली? रेबीज़ जो है कुत्ते के काटने से होने वाला एक रोग है। पहले लगते थे ना 14-14 इंजेक्शन पेट में, वही वाला रेबीज़ है। इसकी एक वैक्सीन भी लगती है अगर आपको कुत्ते ने काट लिया तो। और उस वैक्सीन की जो खोज है वो की थी लुई पास्चर। लुई पास्चर नाम के एक भाई साहब थे साइंटिस्ट, उन्होंने रेबीज़ वैक्सीन का आविष्कार किया था। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। हाल ही में आईटीबीपी के 2 अधिकारियों ने किस देश में स्थित मानसलू चोटी फतेह की? ऑप्शन है आपके ए चीन, बी नेपाल, सी भूटान या डी बांग्लादेश। अब चीन की बात नहीं करेंगे और सही उत्तर आपको मैं बताता हूँ रहेगा नेपाल। मानसलू चोटी जो है नेपाल में है। अब आप कमेंट सेक्शन में बताओ भूटान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रहता है, बहुत बार पूछा गया है, भूटान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अखिल भारतीय प्रबंधन संघ AIMA के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? CK रंगनाथन, VR चौधरी, VK पठानिया या मदन अहलावत। तो सही जवाब जो है दोस्तों इसका रहेगा CK रंगनाथन। VR चौधरी यानी विवेक राम चौधरी जो हैं अभी अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के नए एयर चीफ मार्शल नियुक्त किए गए हैं। छठा सवाल, पृथ्वी की सतह की निगरानी के लिए लैंडसैट 9 उपग्रह किसने लॉन्च किया? ए स्पेस एक्स, बी नासा, सी ब्लू ओरिजिन या डी इसरो। सही जवाब रहेगा इसका दोस्तों बी नासा। स्पेस एक्स जो है वो एलन मस्क की कंपनी है, ये भी अंतरिक्ष से संबंधित कंपनी है। और ब्लू ओरिजिन भी अंतरिक्ष से संबंधित कंपनी है जो कि अमेजॉन कंपनी के मालिक जेफ बेजोस की है। और इसरो अपना भारत का रिसर्च सेंटर जो है ही है, इंडियन सैटेलाइट एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चलते अब अगले सवाल की ओर। नीमाबेन आचार्य किस राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी है? ऑप्शंस रहेंगे आपके गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो सही जवाब इसका रहेगा दोस्तों ए गुजरात। गुजरात की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष ये बनी है, ठीक है। अब आप ये बताओ मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? कमेंट सेक्शन में आंसर देते रहना भाइयों यार, नहीं तो फिर मुझे ही बताने पड़ेंगे सारे के सारे। अगला सवाल, हाल ही में किस भारतीय टेनिस प्लेयर ने ऑस्ट्रेलिया ओपन में महिला युगल का खिताब जीता? तो ये है अपनी प्यारी प्लेयर सानिया मिर्ज़ा। जो बाकी बी और सी ऑप्शंस हैं, निरुपमा संजीव और महक जैन, ये भी टेनिस से ही संबंधित प्लेयर हैं। और साइना नेहवाल जो डी ऑप्शन है, ये बैडमिंटन की एक बहुत ही जानी मानी प्लेयर हैं। पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन हैं आपके ए उत्तर प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या डी महाराष्ट्र। तो सही जवाब इसका रहेगा ए उत्तर प्रदेश। चौथी भारत अमेरिकी स्वास्थ्य वार्ता कहाँ संपन्न हुई? न्यू दिल्ली, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC या मुंबई। तो सही जवाब रहेगा इसका नई दिल्ली। अब बढ़ते हैं आज के मैप बेस्ड क्वेश्चन की ओर। मैप बेस्ड क्वेश्चन में आज हम लोग पढ़ेंगे रशिया के बारे में। अब मेरे हिसाब से आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि रशिया जो है क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। लगभग आप देख लो कि ये
जो उत्तर अमेरिका है वो उससे भी अकेला ही बड़ा होगा लगभग, आप देख लो एरिया वाइज देखोगे तो। ठीक है, और अब बात करते हैं इसकी राजधानी की। तो राजधानी जो है इसकी दोस्तों मॉस्को है, ये भी आपको पता होगा। लेकिन एक चीज़ जो आपको पता नहीं है वो मैं बता देता हूँ कि रशिया यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है। और रशिया का 25% जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो आता है यूरोप में, और जो 75% क्षेत्रफल है वो आता है एशिया में। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जो 25% एरिया यूरोप में आता है ना, उस एरिया में रूस की 75% जनसंख्या निवास करती है, और जो बाकी 75% एरिया हमारे एशिया में आता है उसमें सिर्फ रूस की 25% जनसंख्या निवास करती है। तो ये उल्टा है एकदम मामला। तो ये एक बहुत ही अच्छा फैक्ट, अगर आपको पता नहीं हो तो याद रख लेना। और बात करते हैं इसमें करेंसी की, कौन से तरह का करेंसी चलता है, तो वो चलता है रूबल। राष्ट्रपति इसके पुतिन हैं, व्लादिमीर पुतिन, जो सन 2000 से काबिज हैं इसके पोस्ट पर, राष्ट्रपति के पद पर। और सेंट पीटर्सबर्ग नाम की एक सिटी है जो बहुत ही फेमस है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े चर्च बने हुए हैं वहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो और बात करें तो वोडका का विश्व में सर्वाधिक उत्पादक है। हीरा के उत्पादन में रूस जो है दुनिया में 1 नंबर पे है। सबसे बढ़िया हीरे रूस में उत्पादित क्या करेंगे, पाए जाते हैं एक्चुअली। ठीक है, और बात करें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में, ये दुनिया में दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे है सऊदी अरब। मतलब वहाँ पे अगर आप व्यापार करना चाहो तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, आपको इतना कोई झमेला नहीं करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस या टैक्सेशन वगैरह बहुत इजी है। व्यापार करने के हिसाब से ये बहुत ही सही है। और दुनिया में अगर बात करें नेचुरल गैस की, प्राकृतिक गैस की, तो सर्वाधिक प्राकृतिक गैस रशिया में पाई जाती है। ये ईंधन के रूप में काम में ली जाती हैं और इसके बहुत ही ज़्यादा भंडार रशिया में पाए जाते हैं। जो ऑयल उत्पादन है उसमें भी दुनिया में ये 8वें नंबर पर हैं। बहुत बड़े बड़े कुएँ इसमें हैं तेल के। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या दोस्तों से नहीं करवाया है या कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो, सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर लो, और अच्छा लगा है तो शेयर भी कर दो। ठीक है, और मैं लगभग हर एक दिन छोड़ के दूसरे दिन वीडियोस लाता रहूँगा आपके लिए अच्छे अच्छे। तो बने रहो, देखते रहो। जय हिंद, जय भारत।